21 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह यानी 22 सितंबर को 5:45 पर श्री प्रकाश शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ेगा। उसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बन गया। 22 तारीख की सुबह तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर शुक्ला नहीं आया। दोपहर बीती, पुलिस की किस्मत ने पलटा खाया, क्योंकि शुक्ला अब भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वो वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। दोपहर करीब 1:50 पर उसकी नीली सिएलो कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी। गाड़ी का नंबर HR 26G 7305 फर्जी था। पता चला कि यह किसी स्कूटर का नंबर था। गाड़ी शुक्ला चला रहा था। अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा था। शुक्ला को खतरा महसूस हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। पुलिस ने पीछा किया और फिर क्या हुआ, किसने कितनी गोलियां दागी, शुक्ला की गैंग के कितने मरे, कितने पुलिस वाले शहीद हुए, शुक्ला के पीछे पुलिस क्यों पड़ी, श्री प्रकाश शुक्ला क्यों अपराधी बन गया, श्री प्रकाश शुक्ला किसे मारना चाहता था, श्री प्रकाश शुक्ला कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कैसा था, कैसे फंस गया, ये सब बताएंगे श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम कुंडली में। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा 1997 में, जब एक फिल्म रिलीज हुई थी जिद्दी। हीरो थे सनी देओल, जो देवा नाम के शख्स का किरदार निभा रहे थे। देवा इतना बड़ा डॉन बन गया कि उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक परेशान हो गए। और इसकी शुरुआत हुई उस दिन जब एक लफंगे ने देवा की बहन को छेड़ा और देवा ने उसका हाथ कंधे से अलग कर दिया। खैर, यह कहानी तो पर्दे पर चल रही थी, मगर ठीक 4 साल पहले एक ऐसी ही कहानी पूर्वांचल के गोरखपुर की गलियों में शुरू हो चुकी थी और उसके मुख्य किरदार थे श्री प्रकाश शुक्ला, जिन्हें आप नायक कहेंगे या खलनायक, ये आपको तय करना है। देवा की तरह शुक्ला की कहानी भी उसकी बहन के लिए बदले से शुरू होती है। गोरखपुर के मामखोर गांव में उसके बाप मास्टरी करते थे, मगर बेटे को पहलवानी पसंद थी। लोकल अखाड़ों में अक्सर शुक्ला शुक्ला गूंजा करता था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम गूंजा 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। फिर क्या था, श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे तत्काल तौर पर मृत्यु दंड दे दिया। फिर बचने के लिए बैंकॉक भाग गए। अब यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि राकेश तिवारी जिसने शुक्ला की बहन को छेड़ा, वो था कौन। तो राकेश तिवारी उस वक्त के गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। ऐसे में वो जब जिसके साथ चाहे बदतमीजी करे, उसे कुछ कहने में सब डरते थे। इसे ऐसे समझिए कि डर इतना ज्यादा था, जब शुक्ला की बहन के साथ ये कांड हुआ तो मास्टर साहब यानी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता अपनी बेटी को ही समझा रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। मगर जब श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही के खास आदमी की हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। एक 20-21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम वो हत्या की थी, उससे अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो गया। राकेश की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी तो पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरिशंकर नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे चढ़े। वो किसी तरह से श्री प्रकाश को बचा लेना चाहते थे। हरिशंकर क्यों श्री प्रकाश को बचाना चाहते थे, इसकी वजह बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल 1980 और 90 के दशक में गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की अदावत खूब मशहूर थी। इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई की तरह भी देखा जाता था। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही के खास आदमी को मार डाला था तो हरिशंकर तिवारी को लगा कि यह लड़का उनके काम का है। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश से संपर्क भी कर लिया और उसको कुछ दिन के लिए ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस ना पहुंच सके। दावा किया जाता है कि बैंकॉक भेज दिया गया था, जैसा हमने आपको पहले बताया। मामला ठंडा होने के कुछ महीने बाद वो लौटा, मगर अब तक श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। उसने दिन दहाड़े अपराध शुरू कर दिए।
लगातार हत्याओं में श्री प्रकाश का नाम आ रहा था, मगर औने पौने और छुटभैया गुंडों को मारने से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि शुक्ला को पता था कि पूर्वांचल में पहले ही एक से एक बाहुबली नेता पनप चुके थे, जो इसे ठोक बजाकर कहीं दबा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में शुक्ला को खुद का नाम और वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक बड़े शूटआउट की तलाश थी, और इस शूटआउट पर नाम लिखा था उस वक्त महाराजगंज के लक्ष्मीपुर से विधायक और हरिशंकर तिवारी के विरोधी वीरेंद्र शाही का। वीरेंद्र शाही को शुक्ला ने कैसे मारा, थोड़ा दिलचस्प है। शुक्ला के बैंकॉक से लौटने और बेलगाम अपराधी बनने के बीच गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा था। सूरजभान नाम का शख्स तेजी से उभर रहा था। सूरजभान को प्रदेश के अपराध और राजनीति पर काबू को लेकर एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। श्री प्रकाश शुक्ला से उनकी मुलाकात हुई और फिर साथ आगे बढ़ा। उसने सूरजभान के अंडर में काम करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने रेलवे ठेकों के खेल को समझा, साथ ही अपना गैंग भी तैयार करता रहा। इसके बाद उसने गोरखपुर में कदम रखा। श्री प्रकाश शुक्ला ने पहले छोटे मोटे नेताओं को निशाना बनाया, कई लोगों की हत्या की। इसके बाद उसने रेलवे के ठेके पट्टे पर अपना अधिकार होने का ऐलान कर दिया। मतलब साफ था कि श्री प्रकाश ने सीधे सीधे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को धमकी दे दी थी। श्री प्रकाश को तब दोनों ही नेताओं ने कहा गोरखपुरिया भाषा में कि 4 दिन के लौंडा आई हैं और धमकई है। इसके बाद श्री प्रकाश ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। हरिशंकर तिवारी तो श्री प्रकाश की धमकी के बाद खुद की सुरक्षा को बढ़वा लिए, लेकिन वीरेंद्र शाही ठाकुर थे, ठसक थी, न डरे और ना ही दिनचर्या बदली। दरअसल वीरेंद्र शाही सिक्योरिटी लेकर चलने में यकीन नहीं रखते थे। साल 1997 में श्री प्रकाश ने लखनऊ में उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। कहा जाता है कि जब वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश ने गोली मारी तो उनके पास कोई हथियार नहीं था, ना ही कोई साथी था। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस राजेश पांडे कहते हैं कि वीरेंद्र शाही की हत्या के दौरान तो ज्यादा सुराग हाथ नहीं लग सके थे, लेकिन दिलीप होटल की घटना के बाद पुलिस को पता चला कि गोरखपुर का कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का युवक है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वीरेंद्र शाही को एक बच्चों के स्कूल के पास गोलियों से भून दिया गया था। AK-47 से उन पर गोलियां बरसाई गई थी। वीरेंद्र शाही के शरीर पर करीब 105 छेद थे, यानी यहां से पुलिस के रिकॉर्ड में खुले तौर पर पहचान होती है श्री प्रकाश शुक्ला की, या यूं कहें कि पुलिस रिकॉर्ड में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पहली बार बड़े अक्षरों में दर्ज हो जाता है। शाही की दिन दहाड़े हत्या के बाद हरिशंकर तिवारी से भी श्री प्रकाश शुक्ला की कुछ दिनों तक ही बनी। जितनी तेजी से श्री प्रकाश शुक्ला बढ़ रहा था, उसे किसी के लिए भी काबू में रख पाना मुश्किल था। हरिशंकर तिवारी से उसकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने फिर से बिहार में एंट्री मारी, माफिया सूरजभान के साथ काम करना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश की बिहार में एंट्री हुई तो अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा, बड़े लोग निशाना बनाए जाने लगे। इसी बीच शुक्ला की हिट लिस्ट में आए मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद। ब्रिज बिहारी की हत्या की प्लानिंग के वक्त शुक्ला ने कई और नीच हरकतें की, जिसमें बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की बहन के साथ छेड़छाड़ भी शामिल है। पूरी कहानी जानिए। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला बेहद चरित्रहीन शख्स था। आलम यह था कि अपने गैंग के लोगों की बहन बेटियों पर हाथ डालने से भी वो नहीं कतराता था या हिचकता था। यही वजह है कि शुरुआत में अपराध जगत में उसके सहभागी रहे आनंद से उसका अलगाव हुआ। श्री प्रकाश और उसका गैंग अपराध करने के बाद नेपाल के विराटनगर में स्थित होटल में ठहरता था। एक बार एक पीसीओ पर श्री प्रकाश बात करके हटा तो आनंद की उस डायल नंबर पर नजर पड़ी। पता चला कि आनंद जिस श्री प्रकाश के साथ अपराध करता है वो उसी की बहन के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा तो बिहार के मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह के घर पर दोनों के बीच समझौता हुआ और आनंद श्री प्रकाश के गैंग से अलग हो गया। बिहार में उस वक्त के कद्दावर और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी निकली। ये सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने उठाई। ब्रज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे। उनकी हत्या के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस अस्पताल में फर्जी एडमिट हुआ। बताया जाता है कि मोकामा के किसी डॉक्टर की मदद से सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को फर्जी तरीके से उसी अस्पताल में एडमिट कराया था। श्री प्रकाश शुक्ला अस्पताल में रहकर रोजाना ब्रज बिहारी प्रसाद की दिनचर्या की रेकी कर रहा था।
इसी दौरान बाहुबली पप्पू यादव की सगी डॉक्टर बहन वहां इंटर्नशिप कर रही थी। पप्पू यादव की डॉक्टर बहन रोजाना मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की बीपी, शुगर और अन्य रूटीन चेकअप चार्ट मेंटेन करने आती थी। इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला की नजर जब पप्पू यादव की बहन पर गई तो उसने उसकी बांह पकड़ ली। इस पर पप्पू यादव की बहन ने कहा कि तुम जानते हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है? मेरे भाई तक जब ये बात पहुंचेगी तब तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता है। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने भी ताव दिखाया और कहा, अपने भाई को बता देना कि कल उसे अपने साथ लेकर के आना, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन से अपना नाम अशोक बताया। यहां बता दें कि सूरज भान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को अपराध जगत में अशोक नाम दिया था ताकि उसकी पहचान जाहिर न हो, इसलिए बिहार में ज्यादातर लोग उसे अशोक के नाम से भी जानते थे। जब यह बात पप्पू यादव तक पहुंची तो वो तिलमिला गया। इसी बीच 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी और फरार हो गया। बाहुबली मंत्री बृज बिहारी के कत्ल से श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई छू नहीं सकता। कई छुटभैया बदमाशों को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। बृज बिहारी की मौत की खबर अभी गर्म ही थी। हर गली, हर चौराहे, हर थाने और बाजारों में बृज बिहारी की ही चर्चा होती थी। मगर इसी बीच पुलिस के कान में एक ऐसी खबर मिली कि पूरा महकमा ठंडा पड़ गया और आला अफसरों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। यह सुपारी थी 6 करोड़ रुपए की। उस वक्त में 6 करोड़ रुपए की सुपारी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी इसका पता आज तक नहीं चल सका है। क्यों? इसके पीछे भी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने प्रदेश में एक संदेश फैलाया कि बाबूजी आपके दिन लद गए हैं। उस समय गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी भी बाबूजी के नाम से मशहूर थे। वहीं तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी बाबूजी कहा जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने बाबूजी को धमकी दी और सबको लगा कि यह धमकी कल्याण सिंह को दी गई है। कल्याण सिंह तक भी ये बात पहुंच गई। उन्होंने आनन फानन में प्रदेश के टॉप अफसरों की मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में तत्कालीन गृह सचिव राजीव रतन शाह भी मौजूद थे। 2 दिन पहले ही वो न्यूयॉर्क से सरकारी दौरा कर वापस लौटे थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा बेहद तेज तर्रार IPS अरुण कुमार भी इस बैठक में बुलाए गए थे। कहा जाता है कि कल्याण सिंह पान बहुत खाते थे और हमेशा सुपारी चबाते रहते थे। मुख्यमंत्री आवास पर सभी अफसर बैठे बैठे सोच रहे थे कि अचानक मुख्यमंत्री ने मीटिंग क्यों बुला ली। इतने में मुंह में पान चबाते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पहुंच गए। उन्हें देखकर अफसर खड़े होने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन सबको बैठने का इशारा किया और खुद खड़े खड़े ही मीटिंग शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने अपने दांतों से पान की सुपारी तोड़ते हुए कहा है कि मैं रोज 8-10 सुपारी लेता हूं और चबा जाता हूं, लेकिन अब किसी ने मेरी ही सुपारी ले ली है। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री का लहजा सख्त था। अफसर इसे भांप चुके थे। उसी समय गृह सचिव राजीव रतन शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस तरह के अपराधियों से निपटने के लिए न्यूयॉर्क में STF है, क्यों ना यहां भी बना दिया जाए। यानी यहां तक आप समझ गए होंगे कि देश में बड़े बड़े मसलों को समेटने वाली STF पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला को कंट्रोल करने या मारने के लिए ही बनाई गई थी। और दूसरा कि शुक्ला किस बाबूजी को मारना चाहता था यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। खैर, मुख्यमंत्री ने देर नहीं लगाई और बोले बना दो STF। अब बात चली कि काम कैसे हो, तो जवाब भी राजीव रतन शाह ने ही दिया। कहा कि इसमें ऐसे पुलिस अफसरों को रखा जाए जो जुनूनी होने के साथ ही बेहद ईमानदार हों। मुख्यमंत्री ने सहमति दी और उसी रात ADG रैंक के IPS अधिकारी अजय राय शर्मा के नेतृत्व में 17 पुलिस अफसरों की टीम बनाकर STF का गठन कर दिया। यानी कि ये STF पहली बार गठित हुआ था, जिनमें IPS अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे भी शामिल थे। इन अफसरों को असीमित अधिकार देते हुए उन्हें अपनी टीम बनाने को कह दिया गया था। पहली बार बनी STF का एक ही टारगेट था कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ो, या तो जिंदा या तो मुर्दा। काम शुरू हुआ। STF की टीम ने प्रदेश के टॉप 50 बदमाशों की एक लिस्ट बनाई और कल्याण सिंह के सामने टेबल पर रख दी। इस लिस्ट में शुक्ला को 6ठे नंबर पर रखा गया था, क्योंकि मामला व्यक्तिगत था और बात सिर्फ उनके खुद की नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से भी खुद की सुरक्षा रखने की थी। तो उन्होंने शुक्ला को 6ठे नंबर से उठा करके
पहले नंबर पर रख दिया और कहा, मारो इसको। अब बात टीम बनाने की थी, तो आईपीएस अरुण कुमार ने फोन लगाया इंस्पेक्टर अविनाश को। इंस्पेक्टर अविनाश की छवि मतवाला पुलिस अफसर की थी। इसी छवि की वजह से उन्हें कई बार सस्पेंशन भी झेलना पड़ा था। लेकिन जब आईपीएस अरुण कुमार को फोन आया तो वो चौंक गए, कहा कि मैं सस्पेंड हूं। तो अरुण कुमार ने कहा कि तुम्हारी जगह किसी थाने चौकी में नहीं है, वहां तुम्हारे काम को कोई महत्व नहीं देगा, तुम्हारे जैसे अफसरों के लिए एसटीएफ है। ये सुनकर अविनाश तुरंत खड़े हो गए, उठ खड़े हुए और लखनऊ पहुंच गए, एसटीएफ ज्वाइन कर लिया। फिर शुरू हो गया मिशन शुक्ला का खात्मा। राजेश पांडे बताते हैं, शुक्ला काफी अय्यास किस्म का शख्स था। उसका कानपुर की रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो बाद में उस तक पहुंचने की कड़ी बन गया। इतना ही नहीं, वो उसे अपने साथ रखता था ताकि कहीं मकान लेने में दिक्कत ना आए। पति पत्नी सोचकर लोग उसे मकान आसानी से दे देते थे। वो उसके साथ मारपीट भी करता था। कानपुर में रहने वाली शुक्ला की ये गर्लफ्रेंड कुछ दिनों बाद गाजियाबाद शिफ्ट हो गई, मगर शुक्ला इससे लगातार बात करता था। यानी एसटीएफ के हाथ एक ऐसा जरिया लग चुका था कि अगर इसके सहारे चला जाए तो शुक्ला को पकड़ा जा सकता है। एसटीएफ ने देर न करते हुए शुक्ला के मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया, लेकिन श्री प्रकाश को शक हो गया। उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर रखा है। सर्विलांस से पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश शुक्ला कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी एसटीएफ की टीम फौरन लोकेशन की तरफ रवाना हो जाती है। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, अरुण कुमार समेत एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ था कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और उसने रिवॉल्वर निकाल ली। शुक्ला ने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45। मिनटों में उसका और उसके साथियों का काम खत्म हो गया। तब तारीख थी 22 सितंबर 1998। 1:15 बजे तक ऑपरेशन पूरा हो चुका था, यानी श्री प्रकाश शुक्ला खत्म हो चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला खत्म हुआ, मगर उसकी कहानियां और अपराध नहीं। वो आज भी किताबों और फिल्मों के जरिए समाज में जिंदा हैं, क्योंकि उसके जैसे लोग हमारे बीच जिंदा हैं। श्री प्रकाश शुक्ला की शख्सियत को समझाने के लिए 2018 में रिलीज हुई एक वेब सीरीज रंगबाज, इसमें श्री प्रकाश शुक्ला का किरदार निभाया था साकिब सलीम ने। इसके अलावा इसे डायरेक्ट किया था भव धूनिया ने। इस सीरीज को काफी पसंद भी किया गया था। शुक्ला के अंत की कहानी द न्यूज़ 15 ने किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरी तरीके से अंजाम दिया गया हो, मगर आखिर सच्चाई यही है कि श्री प्रकाश शुक्ला को उसके कर्मों का खामियाजा भुगतना ही पड़ा। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।